हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम हेलो एल्केन हेलो एरिन सीरीज का पार्ट 7 लेकर आ रहे हैं। इस पार्ट 7 में आज हम लोग चर्चा करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे थे, लेकिन आज हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN2 कहा जाता है। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग SN1 कहते हैं। ये SN2 SN1 में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दूँ। SN2 भले है यहाँ पे, लेकिन ये एक स्टेप में कंप्लीट होगा। SN1 भले है, लेकिन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे 2 और 1 लिखने का मतलब क्या हुआ? तो 2 लिखने का मतलब ये हुआ कि इसका काइनेटिक्स मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। आइए अभी हम लोग देख लेंगे कैसे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम लोग, इसमें आप एक रिएक्शन ले रहे हैं CH3Cl OH माइनस के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्साइड आयन से, तो आपका मेथिल अल्कोहल और क्लोराइड आयन निकलेगा। इसके मैकेनिज्म को अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पाएंगे कि ये है आपका मेथिल क्लोराइड, ये है आपका मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल OH नाम का जो है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है। यहाँ पे कई लोग सवाल पूछ भी सकते हैं, OH माइनस को पीछे से क्यों अटैक करा रहे हैं, सामने से क्यों नहीं अटैक करा रहे हैं? तो हम लोग ये कहेंगे कि जिस तरह से OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, उसी तरीके से Cl माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है। दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं और दोनों एक दूसरे के अगर एक साइड से आएंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे यहाँ पे उसका अटैक नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इसका बैक साइड से अटैक करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इससे कराने से क्या हुआ कि सबसे पहले एक ट्रांजिशन फेज मिला। ट्रांजिशन फेज में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि OH माइनस C की तरफ जाता हुआ मालूम पड़ रहा है और C से Cl जो है वो बाहर की तरफ जाता हुआ मालूम पड़ रहा है। और इसके बाद फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे आप देखिए, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है कंप्लीट करके। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों ने इसी को इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे देखा कि OH कैसे बैक साइड में जुड़ गया है और ये मेथेनॉल बन गया, क्लोराइड आयन निकल गया। और क्लोराइड आयन जो निकलता है इसको हम लोग लिविंग ग्रुप कहते हैं, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा कि इस SN2 की विशेषता क्या होती है, इस SN2 की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए आप, SN2 जो होता है वो कंप्लीट होता है सिंगल स्टेप में। यह भी देखा आपने, एक स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं। इस SN2 की मैकेनिज्म की विशेषता ये है कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आता है। ट्रांजिशन स्टेट बड़ा ही अनस्टेबल स्टेट होता है, थोड़े समय के लिए आता है। फिर हम लोग कहेंगे कि बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसलिए होता है ताकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच कोई रिपल्सन ना हो। अभी हमने समझाया भी था कि बैक साइड से अटैक इसलिए होता है ताकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई भी क्या ना हो, रिपल्सन ना हो। फिर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह के न्यूक्लियोफिलिक, इस तरह का SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म के लिए हमेशा आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम लोग कहेंगे कि सिंगल न्यूक्लियोफाइल विच हाई कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब इसमें एक ही तरह का न्यूक्लियोफाइल आप हमेशा मिलाइएगा और उसका कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब थोड़ी सी रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं कि आपको दे दिया जाएगा एल्किल हैलाइड 2-3 तरह का, उसमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगा। और कहा जाएगा कि SN2 के रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए या SN1 के रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो यहाँ पे आप बस एक बात रखिए कि अगर बात SN2 की जा रही है तो 2 की जा रही है तो 1 से शुरू करेंगे, और SN1 की शुरू की जा रही है तो 3 से करेंगे हम, ठीक है ना, उल्टा होगा यहाँ पे। यानी कि रिएक्टिविटी में अगर हम SN2 पढ़ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा।
सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। वही जब हम SN1 की बात करेंगे तब उसका उल्टा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कहेंगे। तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे हमने लिखा है। लेकिन ये वाला जो होता है ना, आइडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन, फ्लोर, ये दोनों में कॉमन रहेगा, 2 डिग्री में भी और 1 डिग्री में भी कॉमन रहेगा। तो ये तो था रिएक्टिविटी ऑर्डर। फिर इसके बाद इस मैकेनिज्म को अभी हमने बताया भी था, इस मैकेनिज्म को हम लोग सेकेंड ऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, यानी मेथिल क्लोराइड के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और अल्कोहल OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इसलिए इनके ऊपर जो पावर होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 हो गया, और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया इसलिए इस डब्बे को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि रेट इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और इसके कंसंट्रेशन पे, मतलब दो लोगों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन की जो नाम हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म होगा। एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना होता है आपको, पहले वाले एग्जाम्पल पे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आपको ये मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे Cl जो था राइट साइड में था, तो OH जो जुड़ा था वो भी राइट साइड में जुड़ना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्ट में OH जो जुड़ा वो लेफ्ट साइड में जुड़ा था, यानी कि प्रोडक्ट का जो ओरिएंटेशन है ना, कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल पलट गया। यानी रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन और प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन जो थे वो बिल्कुल पलट गए। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन कहते हैं। जैसे छाता आप देखते हैं ना, अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला बहुत तेज आंधी आ जाती है तो क्या होता है, अम्ब्रेला बिल्कुल पलट जाता है। तो अम्ब्रेला को रियल स्टेट में अम्ब्रेला को आप रिएक्टेंट मानिए, और जब प्रोडक्ट मतलब जब आंधी आ जाती है तो वो पलट जाता है। उसी तरीके से रिएक्टेंट जब रहेगा, जब रिएक्शन नहीं हुआ रहेगा SN2 मैकेनिज्म, तब तो वो अम्ब्रेला की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही आंधी आ जाएगी मतलब रिएक्शन हो जाएगा तो मतलब प्रोडक्ट बदल जाएगा, प्रोडक्ट उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए SN2 मैकेनिज्म हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे अम्ब्रेला अंदर से बाहर की तरफ खुल जाता है, ठीक है। इसलिए इस मैकेनिज्म को वाल्डेन, WALDEN, वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल कंट्रोल होता है स्टेरिक इफेक्ट से। स्टेरिक इफेक्ट हमने बताया भी था एक बार आपको, स्टेरिक इफेक्ट किसको कहते हैं। स्टेरिक का मतलब है जो बड़े बड़े ग्रुप किसी आने का विरोध करते हैं ना, वो स्टेरिक इफेक्ट कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सॉरी, ये जो यहाँ पे लिखा है इसको लिखना चाहिए यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में पहले भी हमने बता दिया है कि ये इसकी रिएक्टिविटी हमेशा 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे हम टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड को लेते हैं और टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड में OH का मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। न्यूक्लियोफाइल का जब हम अटैक कराएंगे तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल मिलेगा और ब्रोमाइड आयन बाहर। ये तो रिएक्शन था। अब इसी का मैकेनिज्म हमको पढ़ना है। मैकेनिज्म आपको बताया हमने 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप जो होगा उस स्टेप में ये जो Br और C के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, Br माइनस होके बाहर और इसके ऊपर प्लस छोड़ देगा। जब Br प्लस छोड़ देगा इस पे तो इस कार्बोकैटायन बन जाएगा, और यही कार्बोकैटायन यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ पहले स्टेप में, और कार्बोकैटायन यहाँ पे एक रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। और ये भी बात याद रखिए कि ये जो प्रोसेस है, जो फर्स्ट स्टेप वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो स्टेप है। क्या है? स्लो स्टेप है। अब स्लो स्टेप है तो स्लो स्टेप वाले ही रेट डिटरमाइनिंग करते हैं, फास्ट स्टेप वाले रेट डिटरमाइनिंग करते ही नहीं हैं। तो आइए हम सेकेंड स्टेप के बारे में बात करें। सेकेंड स्टेप में जो पहले से कार्बोकैटायन बना हुआ है ना, कार्बोकैटायन जो बना है ना, उसी पे न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा। लेकिन ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होगा, तुरंत यहाँ पे OH जाके अटैक कर लेगा और टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल आपका बन के तैयार हो जाएगा।
टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बन के आपका तैयार हो गया। फिर वो रिएक्टिविटी ऑर्डर, हमने कहा अब हम SN1 पढ़ रहे हैं, तो SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, और आपका आइडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो वो तो पहले वाला ही रहेगा। अब हम लोग एक बात को यहाँ पे थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लें, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन रेट डिटरमाइनिंग जो है वो केवल फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि हमने बताया भी था कि जो स्लो स्टेप होते हैं वही रेट डिटरमाइनिंग होते हैं, फास्ट स्टेप कभी भी रेट डिटरमाइन नहीं करते हैं। इसलिए अब यहाँ पे हमने कहा कि रेट जो है रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, न कि हाइड्रोक्साइड आयन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और काइनेटिक रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसीलिए इसको हम लोग SN1 मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, SN1 मैकेनिज्म। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ये पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है इस रिएक्शन को कराने के लिए। और एक और बात याद रखते हैं हम लोग कि जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेते भी है ना, उसका कंसंट्रेशन लो होना चाहिए। एक बात और याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जब हम SN2 करा रहे थे तो हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी कंट्रोल हो रही थी स्टीयरिक इफेक्ट से, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग SN1 मैकेनिज्म कराएंगे तो यहाँ पे हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी जो होगी वो +I या +R इस दोनों को मिला करके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं, इससे कंट्रोल होगी। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये तो था मैकेनिज्म आपका, दोनों था SN1 और SN2। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक इसी में, उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने के क्रम में हम लोग थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स याद करने होंगे। टर्म्स में क्या क्या याद करना है आपको, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को आप जरा देखिए ध्यान से। इन दोनों को समझने से पहले हम दो तरह का लाइट समझते हैं, एक को कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट, और ऑर्डिनरी लाइट का एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ के लाइट होते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसमें केवल एक ही तरह के वेवलेंथ के लाइट होते हैं, तो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ हो जाता है उसको। यही होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मोनोक्रोमेटिक वाला। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है तो हमको मिलता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि सच ए बीम ऑफ लाइट विच हैज वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी केवल एक ही प्लेन में अगर किसी लाइट का वाइब्रेशन अगर होता है तो उस तरह के हम लोग लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे इसको, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टर्म जो यहाँ पे है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा दें। क्या करा दें, रोटेट करा दें, यानी कि दो सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, और अगर वो सब्सटेंस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा देते हैं तो उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे, और इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि दो सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, and the property of substance to rotate the plane of polarized light is called optical activity। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात याद रखेंगे कि कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा सब्सटेंस तो एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करेगा, और उस एंगल को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पोलरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलरीमीटर कहते हैं। यानी कि द एंगल थ्रू विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट द मेजरमेंट बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पोलरीमीटर। क्या कहते हैं उसको, पोलरीमीटर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका सबसे पहले पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो कि ऑर्डिनरी लाइट का एग्जाम्पल होगा, निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा।
या प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पोलरीमीटर ट्यूब से जब इसको पास करेंगे, मतलब यही इसके अंदर एक सबस्टांस भरा है जो इसको रोटेट कराएगा। जब रोटेट कराएगा तो यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट किया है, यानी कि पोलराइज्ड हो गया है। अब लाइट क्या हो गया है, पोलराइज्ड हो गया। ये सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन था, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलरीमीटर शोइंग मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे दो बातें और आपको याद रखना है कि जो आपका प्लस एंड माइनस आइसोमर्स, प्लस आइसोमर्स माइनस आइसोमर्स थोड़ा सा एक बार समझ जाइए आप। प्लस आइसोमर्स माइनस आइसोमर्स का मतलब हुआ कि अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कोई सबस्टांस, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कोई सबस्टांस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर देती है तो वो सबस्टांस प्लस आइसोमर्स कहलाएगी। अगर वही सबस्टांस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर देती है तो वो माइनस आइसोमर्स कहलाती है। तो प्लस आइसोमर्स और माइनस आइसोमर्स ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। प्लस आइसोमर्स एंड माइनस आइसोमर्स दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं और इस आइसोमेरिज्म को, प्लस आइसोमेरिज्म, प्लस और माइनस आइसोमर्स बनने वाले जो आइसोमेरिज्म होते हैं उसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाया गया है, इस बात को थोड़ा सा, इस बात को समझाया गया है, देखिए ध्यान से। यानी कि ए सबस्टांस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसको हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं या डी से भी डिनोट करते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड्स जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करा दे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे, उसे हम लोग लीवो रोटेटरी यानी कि एल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो और लीवो का बनना कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डेक्स्ट्रो और लीवो प्लस माइनस का बनना कहलाता क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आइए एक और हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक और टर्म्स है काइरलिटी। क्या है, काइरलिटी। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलेगी, एक होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक होता है सुपर इम्पोजिबल। यानी कि अगर आप एक मान लीजिए कि अपने हाथ, एक पहले हाथ का मिरर इमेज देखेंगे तो इसका उल्टा बनेगा उसमें, और एक इमेज को हूबहू ऐसे ही उठाकर उसके ऊपर रखते हैं तो अगर ये एक दूसरे को ढक लेता है तो कहलाता है सुपर इम्पोजिबल, और अगर नहीं ढक पाता है तो कहलाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, यानी कि ऐसा वो हर सबस्टांस जिसका मिरर इमेज एक दूसरे को ओवरलैप न कर पाए, कायरल कहलाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कायरलिटी के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है कि मान लीजिए ये वो है, ठीक है, और इसका मिरर इमेज ही है, हूबहू ऐसे ही इसको टप्पा उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे तो ये तो पूरी तरीके से ढक लेगा ना, तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोजिबल हुआ ना, और सुपर इम्पोजिबल इसका मिरर इमेज हुआ तो ये कभी भी कायरल नहीं होगा, ए कायरल होगा। लेकिन वहीं अगर हम इसको देखें पी और उल्टा पी बन गया है मिरर, और इसको टप्पा अगर उठा के अगर इसके ऊपर हम रखते भी हैं तो हम लोग ये पाएंगे कि ये इसका मिरर इमेज एक दूसरे को पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं करेगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। और जब नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे, कायरल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कायरल। तो इस तरह से नॉन सुपर इम्पोजिबल कायरल और सुपर इम्पोजिबल जो होते हैं वो एक कायरल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म्स आ गया, चौथा टर्म्स इनैंसियोमर्स। अब इनैंसियोमर्स अभी हम लोगों ने देखा नॉन सुपर इम्पोजिबल जो कायरल बने थे, जिसमें पी हमने बनाया था एक पी और उसका एक दूसरा इमेज बना था पी। ये दोनों जो पी है ना वो एक दूसरे के इनैंसियोमर्स कहलाएंगे। इसका मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, जो एक दूसरे का सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के इनैंसियोमर्स कहलाते हैं, और इस मैकेनिज्म को इनैंसियोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक टाइप आएगा और रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर को कहते हैं, मतलब आप एक सिंपल भाषा में याद रखिए, रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। मतलब उसमें एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों इनैंसियो फॉर्म आ जाए,
इनेंशियोमर्स दोनों आ जाए, 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म, तो ये कहलाते हैं रेसमिक मिक्सचर। और एक रेसमिक मिक्सचर को यानी कि एक इनेंशियोमर्स को दूसरे इनेंशियोमर्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे हम लोग रेसेमाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन इनेंशियोमर्स इनटू अ रेसमिक मिक्सचर, यानी कि एक इनेंशियोमर्स को रेसमिक मिक्सचर में बदलने की प्रक्रिया जो है उसी को हम लोग रेसेमाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब आइए, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, पहला एक होता है, 3 पॉइंट हमने देखा है, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसेमाइजेशन। इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसेमाइजेशन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक कंपाउंड बना है जिसमें हमने देखा C, एक बॉन्ड C2H5 से सेटिस्फाइड है, एक बॉन्ड X से सेटिस्फाइड है, एक बॉन्ड मेथिल से सेटिस्फाइड है और एक बॉन्ड H से सेटिस्फाइड है। ये डैश बेस फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं डैश बेस फार्मूला। ये 3D फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये इसको हम लोग कहते हैं, ये कहते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, और ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको, इसमें अभी हम लोग इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जानिए कि डैश बेस फार्मूला है ये, और डैश बेस फार्मूला में आप एक डैश और एक वेज के द्वारा, मतलब प्लेन के अंदर और प्लेन के बाहर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिए तो आप, इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से x को रिप्लेस किया गया है, x को रिप्लेस करके y इसकी जगह पे जोड़ा गया है, तो ये देखा गया है कि x की जगह पे y तो आया है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा आपका देखिए, ये जो पूरा का पूरा आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो पलट गया है। कॉन्फ़िगरेशन ही पूरा का पूरा पलट गया है। एक तो राइट साइड में ये डैश था और इधर लेफ्ट साइड में डैश आ गया। इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन अगर पूरी तरीके से 180 डिग्री पे पलट जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं? इन्वर्जन। लेकिन अगर वही हम देखें कि x हटा और इसी के जगह पे y आके जुड़ गया, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जो जहां था वहीं का आके जुड़ा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं? रिटेंशन। तो एक तो हो गया इन्वर्जन, एक हो गया रिटेंशन। और पहला और दूसरा, यानी कि इससे पहला का भी बनना और दूसरा का भी बनना, यानी कि ये डी फॉर्म और ये एल फॉर्म, ये इसका मिरर इमेज होगा, यानी कि इसका डी फॉर्म और ये इसका एल फॉर्म। तो डी फॉर्म एल फॉर्म इस कंपाउंड से बनना कहलाता है रेसेमाइजेशन, यानी कि एक से ज़्यादा इनेंशियोमर्स का बनना रेसेमाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी इसमें देख लिया हमने, इसके अंदर यूज किए जाने वाले सारे टर्मिनोलॉजी देख लिया हमने, और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे SN1 SN2 मैकेनिज्म को भी देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग का ये पार्ट 7 था। पार्ट 7 में देखिए हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने जो शुरू किया था चैप्टर, उस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने IPSC नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। IPSC नॉमेनक्लेचर पढ़ने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन पढ़े थे। उसके बाद से हम लोग प्रिपरेशन पढ़े थे। प्रिपरेशन पे भी 1-2 वीडियो बना हुआ था हम लोग का। जब हम लोग प्रिपरेशन पढ़ लिए थे, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन पढ़े। जब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन हैलो एरीन हमारा कंप्लीट हो गया, तब हम केमिकल प्रॉपर्टी हैलो एल्केन हैलो एरीन का पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में 3 तरह का रिएक्शन ये हैलो एल्केन हैलो एरीन शो करता है, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन जो था वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोगों ने पहले पढ़ा था, आज उसका हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा है। और अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो अगला वीडियो हमारा आएगा, जो कि पार्ट 8 होगा, पार्ट 8 जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो सारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और हाँ, जब इस पूरे
वीडियो को जब आप देखें तो एकदम बिल्कुल एक प्रॉपर नोट्स आप बना सकते हैं, और नोट्स बना करके एनसीईआरटी के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन जो इंटेक्स के हों, एग्जाम्पल के हों, आपका एक्सरसाइज का हो, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। या आपको अगर कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप तुरंत ग्रुप में या तुरंत आप यहाँ पे मैसेज करके या कमेंट करके आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।